Good morning, all of you. This is C.S. Tushar Pahade, and I am a professor for Company Law, also known as Companies Act 2013. This is a demo lecture on Companies Act 2013, and this demo lecture will going to start with the topic of divisible profit and dividend. So this lecture, you can see it, you can understand how good I am at company law, and if you are comfortable, if you are okay with this, so you can buy these lectures and you can always take benefit of my knowledge on Companies Act 2013. As my name suggests, I am a company secretary by profession as well as by passion. So I am into practice from past 7 to 8 years. Before that I worked for a few listed companies also. So my career as a company secretary is around 8 to 9 years. Before that I did also training at a very big reputed firm in Pune. So you can say practical knowledge of company law I have attained for, like you can say, last 10 years, and teaching I am doing from again last 10 to 12 years since 2004. So both angles, by teaching also and by practice also, I have a rich knowledge of Companies Act. I also know what things I am teaching you. I will even tell you why Company Act came into force, when it came into force, what was the logic behind this, how Company Act is used in corporate world today, and what are the loopholes, what are the pinpoints, everything, right? So we'll cover this also during my whole lectures. But then to understand who is Tushar Pahade, you have to see this lecture, and after that you can decide, right? So without wasting time, because I will tell so much thing about myself, but then it may be rubbish. It's better that you can judge yourself about me, right? So let's start with the topic called as divisible profit and dividend. Right guys, have you heard about the word divisible profit? क्या होता है? कभी सुना है आपने word divisible profit? जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं अकाउंट्स पढ़ता था तो मैंने वो सुना है word gross profit, net profit. फिर जब मैंने कॉस्टिंग पढ़ना शुरू किया तो मैंने सुनना शुरू किया ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट. तो अकाउंट्स पढ़ने वाले बच्चों को ग्रॉस प्रॉफिट सुना होगा उन्होंने, नेट प्रॉफिट सुना होगा, लेकिन ये कौन सा प्रॉफिट है भाई? डिविजिबल प्रॉफिट. ये कौन सा प्रॉफिट है? करेक्ट, डिविजिबल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ओनली. कैसे होता है, ध्यान दे सब लोग. सबसे पहले आप सब जानते हैं वी हैव टू मेक अ ट्रेडिंग अकाउंट आउट ऑफ विच वी गेट अ ग्रॉस प्रॉफिट, राइट? ग्रॉस प्रॉफिट एक बेसिक सेल्स और परचेस के हिसाब से निकालते हैं कि यार हाँ यार इतने का गुड्स परचेस किया था, इतना बेसिक खर्चा किया, इतना सेल था, तो ये प्रॉफिट हुआ. बट देन इसके बाद हम लोग क्या खर्च करते हैं, और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी खर्च करते हैं, एंड देन वी गेट नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. बट द नेट प्रॉफिट इज ऑफ द कंपनी. अब इसमें भी कंपनी क्या करती है, टैक्सेस पे करती है, रिजर्व्स बनाती है कंपनी. अगर पुराना कोई लॉस होगा तो वो क्या करती है, एडजस्ट करती है, डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करती है. तो जो मैंने 4 वर्ड यूज किए, क्या, कंपनी टैक्स पे करती है, कंपनी रिजर्व्स बनाती है, कंपनी पुराने लॉसेस को क्या करती है, सेट ऑफ करती है, और कंपनी डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट करती है. ये 3-4 एग्जांपल्स हैं जो कंपनी कहां से करती है, नेट प्रॉफिट आने के बाद. और जब नेट प्रॉफिट आने के बाद ये 3-4 खर्चे और माइनस कर दे, 3-4 अप्रोप्रिएशन और कर दे, तो फिर जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट किसी को नहीं बचता, सिर्फ किसको बचता है, शेयर होल्डर्स को. एंड दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज डिविजिबल बिकॉज ये प्रॉफिट डिवाइड करने लायक बचा है. ग्रॉस प्रॉफिट कभी भी शेयर होल्डर को नहीं बचता, इसलिए इट्स नॉट नेवर कॉल्ड एज डिविजिबल प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट भी शेयर होल्डर को नहीं बचता, इसलिए इट इज नॉट कॉल्ड एज डिविजिबल प्रॉफिट. बट नेट प्रॉफिट का वो पार्ट जो सारे खर्चे पे करने के बाद, सारे खर्चे एडजस्ट करने के बाद बचते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिविजिबल प्रॉफिट. दैट प्रॉफिट विच इज डिविजिबल फॉर द शेयर होल्डर्स, राइट? तो पहला वर्ड बहुत सिंपल सा है, डिविजिबल प्रॉफिट. अकाउंट्स पे सुना नहीं होगा आपने, बट देन यस, कंपनी 2013 में एक बहुत फेमस वर्ड है डिविजिबल प्रॉफिट. मैं फिर से बोलूंगा, ध्यान देंगे सब लोग मेरे साथ. डिविजिबल मतलब वो प्रॉफिट जो कंपनी क्या कर सकती है, शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर सकती है. एंड व्हेन आई से वर्ड डिवाइड कर सकती है, डिवाइड वर्ड से वर्ड बना है डिविडेंडम, डिविडेंड, ठीक है? डिविडेंड वर्ड आप देख सकते हो इंग्लिश में, इन लैटिन वी कॉल्ड इट डिविडेंडम. बहुत अजीब सा वर्ड लगता है डिविडेंडम, बट यू नो डिविडेंडम का लैटिन वर्ड जो है ना, उसका मीनिंग क्या होता है, इट्स मीनिंग होता है टू डिवाइड. एंड व्हाट टू डिवाइड, प्लीज अंडरस्टैंड बच्चों, ये वाला. तो जब कंपनी क्या करती है, डिविडेंडम मतलब टू डिवाइड, एंड व्हाट टू डिवाइड,
डिविजिबल प्रॉफिट। जब कंपनी डिविजिबल प्रॉफिट क्या करती है, डिवाइड करती है, और किसको पे करती है, शेयर होल्डर्स को। हम बोल सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है, डिविडेंड दिया है। क्योंकि कई लोग वरीड होते हैं, सर अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट शेयर होल्डर गेट इन रिटर्न, सर डिविडेंड। व्हाट डिवेंचर होल्डर गेट रिटर्न, सर इंटरेस्ट। बट डिविडेंड और इंटरेस्ट एक्चुअली बताऊं मैं आपको, कोई फर्क नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद आगे में। इट्स जस्ट साइकोलॉजी। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, और नॉर्मली ब्याज हम किसको देते हैं, घर वालों को। अगर आपके पापा से आपने 5,000 रुपए उधार लिया पापा से, तो क्या आपने पापा को 5,000 वापस करेंगे? फ्रैंकली स्पीकिंग शायद नहीं। बट अगर आप करेंगे भी तो क्या आपके पेरेंट्स आपसे ब्याज लेंगे? नहीं, क्योंकि वो कम के आपके अपने हैं, इनसाइडर है, और अपने तो अपने होते हैं, है ना, तो वो ब्याज लेते नहीं है। पर जो पराये होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, वो आपसे क्या मांगते हैं, इंटरेस्ट। अपने कभी इंटरेस्ट नहीं मांगते, ब्याज नहीं मांगते, सूद नहीं मांगते, बट बाहर वाले मांगते हैं। अरे बट आप लोगों को कुछ भी दोगे नहीं क्या, कुछ तो दोगे ना, प्यार से आप क्या कर लो, जो आपने कमाया है ना उसका एक हिस्सा दे दो, उसका एक हिस्सा दे दो, जो आपने कमाया है ना उस पैसों से, उस पैसों का एक हिस्सा दे दो। तो अगर मैं अपने पापा से पैसे लूंगा तो मैं उनको इंटरेस्ट तो कभी दूंगा नहीं, पर ऑब्वियसली मैं उनके लिए क्या करता हूँ, मैं उनके लिए कभी कोई कपड़े ले लेता हूँ, उनके लिए कभी कोई चीजें ला के देता हूँ, उनके लिए उनको जो शौक की चीजें उनको मैं ला के देता हूँ, उनको कभी घूमने का शौक है मैं उनको कर देता हूँ। सो दैट इससे क्या होता है पता है आपको, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूं। बट ऐसा नहीं कि उन्होंने पैसे दिए थे करके मैं वैसे भी कर रहा हूं। तो इट इज समथिंग इन रिटर्न। कहीं ना कहीं उल्टा करके हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वापस कर देते हैं, बट देन वी नेवर से पापा ये लो 5,000 के ऊपर 500 रुपए आपका इंटरेस्ट। ऐसा बहुत चीप लगता है सुनने में, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एक बेसिक एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो वैसी कंपनी के शेयर होल्डर कौन है, कंपनी के इनसाइडर, एंड दे नेवर आस्क फॉर इंटरेस्ट, but then you have to give something on return, and that is called as dividend. And dividend word is derived from the word dividendum, and dividend का मतलब होता है to divide. And what to divide, please understand बच्चों, divide क्या करना, कुछ भी नहीं, divisible profit। तो वो प्रॉफिट जो कहां से आता है, ठीक है, एक बार ध्यान लो सब लोग, यहाँ पे मैं लिख देता हूं लगे तो, वो प्रॉफिट जो कहां से आता है, जैसे सबसे पहले क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट में से कंपनी क्या माइनस करती है, क्या माइनस करेगी, मैंने बताया था आपको, accumulated losses, reserves, depreciation, टैक्स, जो बच गया, ठीक है, वो क्या बचा, ठीक है। राइटिंग थोड़ी देख लेंगे आप, हाँ, सुन के लिखेंगे, राइटिंग थोड़ी सी माशाल्लाह है मेरी, बट मैंने पहले ही बोला था राइटिंग में मत जाइए, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो नेट प्रॉफिट में से पहले क्या माइनस करोगे आप, accumulated losses, reserves, depreciation एंड देन टैक्सेस। ये सब माइनस करने के बाद जो बचता प्रॉफिट वो क्या कहलाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट, जो किसको बटेगा, शेयर होल्डर्स को, इज कॉल्ड एज डिविडेंड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ दिस मच थिंग्स, ठीक है। तो ये बेसिक चैप्टर का नाम है आपके डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड। वी हैव सेक्शन 123 to 127 फॉर दिस। इसमें कुछ सेक्शन अपने नोटिफाई नहीं हुआ है, कुछ सेक्शन नोटिफाई नहीं हुआ है, कुछ सेक्शन नोटिफाई हुआ है, ठीक है। तो वो भी हम लोग आगे कवर करेंगे। चलिए, विल मूव टू द मेन टॉपिक नाउ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिविडेंड। अभी तो बताया मैंने आपको लॉजिक, अब मीनिंग पढ़ते हैं। अभी बताया मैंने आपको ओरिजिन भी, कि डिविडेंड वर्ड ओरिजिन कहां से हुआ था, अब लॉजिक भी पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा मीनिंग है, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। अब एनी प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज नॉट रिटेन्ड इन द बिजनेस, नॉट रिटेन्ड ना, मेन वर्ड नॉट है, मतलब कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो जरूर, लेकिन क्या नहीं किया आपके पास, रिटेन नहीं किया, और क्या कर दिया उसको, शेयर होल्डर्स को बांट दिया। कंपनी इज नॉट रिटेनिंग द प्रॉफिट इन द बिजनेस, दे आर रिटेनिंग, but then retaining and giving it to whom, shareholders। तो पहला पॉइंट, कंपनी का वो प्रॉफिट जो कंपनी कमा के रखती लेकिन रिटेन नहीं करती, बांट देती शेयर होल्डर्स को, ठीक है, बांट देती शेयर होल्डर्स को, इसको बांटेगी, शेयर होल्डर्स को बांट देगी। और सबसे बड़ी पॉइंट, किससे बांटेगी, दे विल पे एट द प्रपोर्शन ऑफ अमाउंट पेड अप, प्रपोर्शन ऑफ अमाउंट पेड। एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको अच्छे से, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहां पे मैं अच्छे से लिख सकता हूं आपके लिए, ठीक है। चलिए, जैसे मान लो कंपनी है, उस कंपनी में हमारे राजू साहब शेयर होल्डर है, ठीक है ना। उनके पास में कंपनी के 1000 शेयर्स है, 1000 शेयर्स एट ₹100। तो हाउ मच शेयर्स ही हैव, ही हैज शेयर्स ऑफ 1 लाख रुपीज। 1000 शेयर 100 रुपए के 1 लाख के शेयर्स है, मानते हो बराबर, हाँ। बट 1 लाख के शेयर्स है, ये उनका होल्डिंग है, होल्डिंग। आई कैन राइट इन इंग्लिश, वी कॉल इट फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है। बट उन्होंने 1000 शेयर्स पे
कितना पे किया पता आपको? 80 पे किया है, 80 पे किया हुआ है, यानी कितना पे किया उन्होंने? 80,000 पे किया है, जिसको मैं क्या लिखूंगा? पेड। क्लियर सबको अच्छे से? तो राजू साहब के पास 1000 शेयर्स है 100 रुपए के, 1 लाख रुपए के फेस वैल्यू के, बट उनके पास 1000 शेयर्स है जिसमें 80 पे किया गया है, दैट इज 80,000 पे किए गए, पेड अप है। डिविडेंड कंपनी बांटती है एट द रेट ऑफ 10%। 10%। बताइए बच्चों कितना मिलेगा राजू को डिविडेंड? कितना मिलेगा राजू को डिविडेंड? कितना मिलेगा? 8,000, 10,000, 8,000 या 10,000? 8,000 मिलेगा 8,000 के ऊपर 10%, 8,000 या 1 लाख के ऊपर 10%, 10,000। 8,000, 10,000, क्या सही ऑप्शन है? 8 या 10? और आंसर है 8,000। आंसर है 8,000। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सा लाइन लिखी थी मैंने वहां पे नोट्स में। मैंने क्या बोला था आपको? अमाउंट विल बी पेड इन द प्रपोर्शन ऑफ अमाउंट पेड अप। तो राजू साहब कौन है? हमारे कंपनी के शेयर होल्डर है। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया लेकिन क्या नहीं किया अपने पास? रिटेन नहीं किया। और किसको बांट दिया? किसको बांट दिया? राजू को। और राजू जैसे कई शेयर होल्डर्स को। बट बांटा किस फॉर्मेट में है? उनके होल्डिंग के मुताबिक नहीं बांटा है। अगर उनके पास लाखों करोड़ों के शेयर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर से बोलता हूं, आई डोंट केयर इफ दे हैव अ शेयर वर्थ रुपीज लैक्स एंड करोड़। व्हाट आई मैटर इज, व्हाट आई फोकस इज व्हाट अमाउंट दे हैव पेड। कितना उन्होंने पे किया है उतने पे डिविडेंड बटेगा, बाकी पे नहीं बटेगा। ठीक है, चलिए। और ये सब तो हो गया नॉर्मल कंपनी के लिए जिनका प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं या प्राइवेट पब्लिक कंपनीज है जिनका मेन मोटो क्या है? प्रॉफिट मेकिंग। अगर कंपनी का मेन मोटो कौन सा रहेगा? नॉट प्रॉफिट मेकिंग। सेक्शन 8 कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज जिनका मेन मोटो प्रॉफिट मेकिंग होता ही नहीं है। अरे बच्चों, डिविडेंड कहां से बढ़ता है? प्रॉफिट से। जिनका मेन मोटो प्रॉफिट ही नहीं है वो डिविडेंड कहां से बांटेगी? खत्म बात। नो नीड टू इवन थिंक अबाउट दिस पॉइंट। बहुत क्लियर आंसर लिखा हुआ है। सेक्शन 8 कंपनीज प्रोहिबिटेड फ्रॉम पेइंग डिविडेंड। अरे प्रोहिबिट नहीं भी करते तो पे कहां से करते? वो तो लॉ ने प्रोहिबिट कर दिया, बोलते नहीं पे करना। मैं तो बोलता हूं यार नहीं प्रोहिबिट करते तो भी पे कहां से करते? सर पे कर सकते थे। कैसे पे कर सकते थे? इन कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता मालूम है, लेकिन इन कंपनी को क्या होता है? सरप्लस होता है। पता है आपको? सरप्लस होता है। इनके एक्सपेंसेस काटने के बाद जो पैसा बच गया, रेवेन्यू लेते हैं वो लोग, खर्चे काटते हैं, जो बच गया वो क्या कहता है? सरप्लस। क्या वो सरप्लस यूज कर सकते हैं? लॉ ने बोला नहीं। और अगर वो सरप्लस हुआ भी, इफ दे हैव इवन प्रॉफिट और सरप्लस, दे विल अप्लाई फॉर देयर ऑब्जेक्ट। मतलब डिविडेंड नहीं बांटेंगे लेकिन अपने बिजनेस को और डेवलप करेंगे। जैसे अगर कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है जिनके पास 50 बेड का हॉस्पिटल है, 50 बेड वाला हॉस्पिटल है, 50 मरीजों को वो लोग इलाज कर सकते हैं एक समय पर, और प्रॉफिट हो गया इलाज करके और कुछ पैसे कमा के, क्या करना चाहिए? डिविडेंड बढ़ना चाहिए कि 10 बेड और लेने चाहिए हॉस्पिटल के लिए? तो आंसर है 10 बेड और लेने चाहिए। 60 बेड कर दो, ज्यादा पेशेंट्स को आप इलाज कर पाओगे, ज्यादा समाज सेवा कर पाओगे और प्रॉफिट कमाओगे। 80 करोड़ 100 करोड़ मल्टी लेवल हॉस्पिटल बनाओ। देश का भला, सोसाइटी का भला, आपका ऑब्जेक्ट का पर्पस सॉल्व होगा। लेकिन पैसा नहीं बांटना, ये इनका क्या है? बहुत बड़ा उसूल है, सिद्धांत है जो ये लोग फॉलो करते हैं। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट हो गया। डिविडेंड कौन सा पॉइंट हुआ? ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी कमाती है लेकिन अपने पास रिटेन नहीं करती है। किसको बांट देती है? शेयर होल्डर्स को, बट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पेड अप वैल्यू, नॉट एट द पेड अप प्रोपोर्शन ऑफ देयर फेस वैल्यू। एंड सेक्शन 8 कंपनी को तो ये प्रोहिबिटेड है, अलाउड ही नहीं है। ठीक है, चलिए। नाउ ये एक मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया था पहले, एक बार फिर से देख लेते हैं डिविडेंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है। मैंने एक बताया तो था आपको, नॉर्मली किसको मिलता है? ये मिलता है इनसाइडर्स को और ये मिलता है नॉर्मली आउटसाइडर्स को। ठीक है, ये तो मैंने बताया था, बट ये मैं एग्जांपल बताया ऊपर ऊपर से। हमारे पास कुछ अच्छे पॉइंट्स है वो एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है ना? डिविडेंड, इंटरेस्ट, और वे कवर किसका जो पर्पस है वो कहां से आता है। डिविडेंड पेड नॉर्मली किसको आसान है, इस पर तो दिमाग भी लगाऊंगा नहीं मैं पढ़ाने के लिए। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स को, लेकिन हु विल गेट डिविडेंड इंटरेस्ट? आउटसाइडर्स, दैट इज लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, लोन वर्ड पे ध्यान देंगे। तो जिन्होंने पैसा कंपनी को उधार पे दिया हुआ है, कर्ज दिया है, कर्ज, वो बंदा आपसे पहले क्या मांगेगा? ब्याज। बट जो बंदा आपकी कंपनी में शेयर्स लेता है, मतलब ओनर बनता है, वो आपसे मांगेगा नहीं क्या? ब्याज। बट मांगेगा नहीं मतलब देंगे भी नहीं क्या? देंगे। क्या देंगे उनको? डिविडेंड। और बाकी सबको समझ में आ रहा है डिविडेंड का मतलब? दैट अमाउंट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉफिट, है ना? अपन 5 बार पढ़ लिए अब तक के। मैं जब जब बोलता हूं ध्यान से सुना करेंगे, क्योंकि ये बातें आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी। मैं आपको रटाता नहीं हूं चीजें, बट मैं चाहूंगा कि आप 2-3 बार 4 बार सुनिए, समझिए, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं।
एंड देन यू कैन ऑलवेज राइट इन एग्जाम प्रॉपरली, ठीक है। मेन पॉइंट यहां से पेड फ्रॉम, पेड कहां से होता है, बहुत सिंपल है, पेड होता है यहां पे ध्यान देंगे ओनली बिकम डेट जब वो क्या होगा, डिक्लेयर होगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं दोनों पॉइंट पहले लिख देता हूं यहां पे, देखिए पहले इसकी बात करता हूं। जब भी कंपनी डिबेंचर बांटती है, आपको पता है डिबेंचर बांटती है तो ऐसे लिखा होता है उस पे, जैसे व्हेन द कंपनी गिव डिबेंचर इज रिटन लाइक दिस, जैसे कि 8% डिबेंचर्स, ठीक है, 10% डिबेंचर, मतलब क्या होता है पता है आपको? 8% डिबेंचर, 10% डिबेंचर का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कंपनी विल द रेट विल कैरी 8%, 10%, 8%, 10% इंटरेस्ट रेट है जो देना पड़ेगा। और ये पता है कब लिखा हुआ है? कंपनी ने जब क्या इशू किया था, डिबेंचर इशू किए थे, तब से लिखा हुआ है, तब से लिखा हुआ है। बट इसलिए यहां पे लिखा हुआ है इट्स अ डेट, डेट मतलब शुरुआत से क्या था, ये डेट था और पे करना है आपको, असेट बेच के पे करना है, लेकिन पे करना है। इंटरेस्ट विल नेवर बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, सॉरी प्रॉफिट, इंटरेस्ट विल बी पेड इवन बिफोर प्रॉफिट, एंड इफ यू डोंट हैव अ प्रॉफिट you have to pay sale of the assets and then you have to pay, but you have to pay because it's a debt from the beginning, beginning से ये debt है, आपको पे करना है। जबकि डिविडेंड के ऐसा नहीं है, it becomes only when it is declared, declared मतलब चलिए ध्यान देंगे, लेट्स से कंपनी का 30 अगस्त 2015 को कंपनी ने क्या लिया, एक बोर्ड मीटिंग ली है, जहां पे उन्होंने डिविडेंड क्या किया होगा, आपने सुना होगा ये वाला वर्ड प्रपोज्ड, तो डिविडेंड प्रपोज किया है। उसके एक महीने बाद 30 सितंबर 2015 को कंपनी की क्या है, एजीएम है। जिस दिन आपने सुना होगा कभी एजीएम आपने पढ़ा होगा अगर, तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट सेक्शन 96 एजीएम। एजीएम किसके लिए होती है? 4 बिजनेस के लिए। उसमें आपको पता है पहला बिजनेस क्या होता है? वी कॉल दैट 4 बिजनेस एज ऑर्डिनरी बिजनेस। उसमें व्हाट इज फर्स्ट बिजनेस? Adoption of accounts. What is third business? Appointment of retiring directors. Fourth business? Appointment of retiring auditors. What is second business? Second business क्या है AGM का? To declare final dividend. Declare. ये dividend जो propose होता है वो यहाँ पे क्या होता है? Declare होता है। यानी समझ लो फिर से अच्छे से मैंने क्या बताया। कंपनी ने एक महीने पहले क्या लिया? बोर्ड मीटिंग लिया, जिसमें डिविडेंड क्या हुआ है? प्रपोज हुआ है। प्रपोज कौन करता है? बोर्ड। बट वो एक महीने बाद जब कंपनी क्या कर रही है? एजीएम कंडक्ट कर रही है, तो वहां पर एजीएम में क्या हुआ? डिक्लेयर हुआ है। और जिस दिन डिविडेंड क्या होगा? डिक्लेयर होगा, उस दिन वो पे होगा। और वो भी कहां से पे होगा? प्रॉफिट से। नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, नॉट डिक्लेयर्ड इन एजीएम नो डिविडेंड। डिविडेंड बांटने के लिए प्रॉफिट का होना मस्ट है और डिक्लेयर होना मस्ट है। डिक्लेयर नहीं हुआ तो डिविडेंड पे नहीं होगा। और आपको ध्यान रखना है कि डिविडेंड पे करने के लिए प्रॉफिट होना जरूरी है। डिबेंचर में ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। अगर डिबेंचर पे लोन पे इंटरेस्ट बढ़ता है तो शर्त क्या है कि पहले से डिसाइड होगा और वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और थर्ड पॉइंट जो मेन है यहां से, एंड दैट इज सबसे बड़ी पॉइंट, मेरा फेवरेट पॉइंट है, ठीक है ना, नेचर। नेचर का मतलब किस कैटेगरी का है, उसका नेचर कैसा है। तो ये 2 वर्ड ध्यान देंगे। डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है। अप्रोप्रिएशन है मतलब प्रॉफिट का हिस्सा है, और प्रॉफिट का हिस्सा है मतलब पहले उसके लिए प्रॉफिट होना जरूरी है। जबकि इफ यू सी द राइट साइड, इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट। और चार्ज का मतलब क्या होता है? उसका प्रॉफिट पे हक है। मैं सिंपल बता दूं आपको अच्छे से, थोड़ा याद करिए अपने अकाउंट्स आपने पढ़ा होगा तो, अगर अकाउंटिंग कभी की होगी तो प्रॉफिट आने के पहले इंटरेस्ट कटता है और प्रॉफिट आने के बाद डिविडेंड कटता है। यानी प्रॉफिट आने का मोहताज नहीं है कौन? इंटरेस्ट। प्रॉफिट हो या नहीं हो, इंटरेस्ट तो बटेगा, इंटरेस्ट तो बटेगा, अगर प्रॉफिट हो या ना हो। बट डिविडेंड का ऐसा कुछ नहीं है, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, वेरी फ्लैट, वेरी सिंपल। तो ये 3 पॉइंट आप समझ सकते हो अच्छे से डिफरेंस के लिए कि क्या क्या फर्क है, डिविडेंड और इंटरेस्ट में क्या क्या डिफरेंस है। तो ये ध्यान देंगे अच्छे से तो आपको याद रहेगा फॉर लॉन्ग टाइम, राइट। एंड फॉर दैट वी हैव अ वेरी फेमस केस ऑल्सो, बच्चा गजदर वर्सेस सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। बच्चा गजदर आपका केस है, आपने सुना होगा कभी, फर्स्ट चैप्टर में भी दिया हुआ ये टॉपिक, जब कंपनी का दिया हुआ इंट्रोडक्शन, तब भी केस बहुत फेमस है बच्चा गजदर वाला। व्हाट हैपेंड इन दिस केस? बच्चा गजदर एक कंपनी का शेयर होल्डर है, और वो कंपनी कौन सी कंपनी है? टी स्टेट वाली कंपनी है। अब टी के जो चाय के बागान होते हैं, वो चाय के बागानों से जो क्या आती है?
इनकम आती है, वो कौन सी इनकम है? एग्रीकल्चरल। तो वो इनकम क्या है? एग्जम्प्ट है, इनकम एग्जम्प्ट है। बट उस इनकम को एग्जाम करने के बाद जो कंपनी ने क्या बांटा है, डिविडेंड, वो एग्जाम्प्ट नहीं है, वो एग्जाम्प्ट नहीं है। इनकम टैक्स वालों ने क्या मांगा है? बच्चा गजर से डिविडेंड पे टैक्स मांगा। इससे बोला सर डिविडेंड तो क्या होना चाहिए? एग्जाम्प्ट, क्योंकि जिस कंपनी का इनकम है, जो एग्रीकल्चर कंपनी है, वही एग्जाम्प्ट है, तो मेरा इनकम एग्जाम्प्ट है। लॉ ने क्लियर किया सर दोनों चीजें अलग अलग है, कंपनी का इनकम, एग्रीकल्चर का एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट। बट आपका जो इनकम है वो तो आपकी पर्सनल इनकम है ना, यू हैव टू पे टैक्स ऑन अदर सोर्सेस। 5 हेड्स पे से कोई भी एक हेड होगा आपका, या तो अदर सोर्सेस होगा, और को मुझे लगता है कुछ होगा करके, ठीक है, तो वो पे करेंगे। तो ये बहुत फेमस केस है, बच्चा गजदर वाला वर्सेस CIT, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। चलिए, तो ये भी केस आप ध्यान देंगे। चलिए, ऐसे तो बहुत ही आसान है। फिर टाइप्स ऑफ डिविडेंड, मेरे हिसाब से 2 डिविडेंड के टाइप्स है, मतलब ऐसे थोड़ा सा अलग अलग लगेगा आपको। बेस्ट होता है डिविडेंड कौन सा वाला? फाइनल। अभी बताया था मैंने आपको, फाइनल डिविडेंड कौन सा वाला, जो कहां पे प्रपोज होता है? बोर्ड में, बट डिक्लेयर कहां होता है? AGM में। तो अगर AGM में हो रहा है तो कौन सा डिविडेंड है? फाइनल। और अगर AGM में नहीं हो रहा है तो कौन सा होगा? इंट्रीम। इंट्रीम मतलब बिटवीन 2 AGMs, बिटवीन 2 AGM बटने वाला डिविडेंड इंट्रीम, AGM में बटने वाला डिविडेंड फाइनल। तो नॉर्मली AGM कंपनी की नॉर्मली आपको पता होगा अगस्त सितंबर के आसपास होती है एवरी ईयर AGM इज ऑनली कंडक्टेड ड्यूरिंग अगस्त सितंबर। और अगर कंपनी को आज फरवरी महीने में क्या बांटने का है? डिविडेंड बांट सकती है, बिल्कुल, पर क्या नाम देंगे उसको? इंट्रीम। बट बांटना है अगस्त सितंबर के AGM में, नाम क्या देंगे? फाइनल। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नाम से आप डिविडेंड दे रहे हो, है ना। इस रिश्ते को क्या नाम दूं? तो वैसी वाली बात है, इस डिविडेंड को क्या नाम दूं? सर दे रहे ना सर, क्या फर्क पड़ता है, दे तो रहे ना। दे रहे, लेकिन किस नाम से? कलंक नहीं लगना चाहिए, किस नाम से दिया जा रहा है, नाम होना चाहिए, इंट्रीम या फाइनल, राइट। चलिए, आखिरी में वी हैव 2 more dividends on preference shares and on equity shares. And as you know, पहले डिविडेंड किसको बढ़ता है? प्रेफरेंस वालों को। फिर किसको बढ़ता है? इक्विटी वालों को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग और इक्विटी शेयर्स दोनों पे क्या बटेगा? डिविडेंड बटेगा। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ऑन प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। तो ये 2 टाइप के डिविडेंड्स है। DVR को तो डिविडेंड वैसे भी मिलता नहीं है, ज्यादा मिलता है, मतलब जो रेट रहता है उससे ज्यादा मिलता है, ठीक है। इंट्रीम और फाइनल, ये 2 बातें ध्यान देंगे। चलिए, आई गेस आपको इस लेवल पे आके मैं पढ़ाऊं कि व्हाट इज फाइनल डिविडेंड। देख लीजिए फटाफट, फाइनल डिविडेंड क्या होता है, राइट। यार ये आपके सामने सबसे पहले रिकमेंड कौन करेगा? मैंने बताया था आपको, बोर्ड रिकमेंड करेगा, बोर्ड, और डिक्लेयर करेगा शेयर होल्डर, वो भी कहां पे? AGM पे। तो अगर किसी को अभी भी याद नहीं आ रहा है तो ये एग्जाम में सामने बना हुआ था आपके, कि रिकमेंड कौन किया, प्रपोज कौन किया? बोर्ड। उसको 1 महीने बाद AGM में डिक्लेयर कौन किया? मेंबर्स, AGM में। तो ये बहुत सिंपल सी लाइन है यहाँ पे जो मैंने लिखी हुई है, कि रिकमेंड करेगा बोर्ड, डिक्लेयर करेगा शेयर होल्डर, वो भी कहां पे? AGM में। सबसे बड़ी बात, वंस डिक्लेयर्ड बिकम अ डेट, वंस डिक्लेयर्ड बिकम अ डेट। इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एग्जाम में आप थोड़ा ध्यान दें। एक क्वेश्चन में शॉर्ट में लिखता हूं, देखिए आप, ठीक है ना। लेट्स से एक कंपनी है, ठीक है ना, उसका नाम है सनशाइन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, शॉर्ट में ध्यान दो, ठीक है ना, सनशाइन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। उस कंपनी ने अगस्त महीने में क्या लिया? अगस्त 2015 में बोर्ड मीटिंग ली, और उस पे 20% डिविडेंड क्या किया? प्रपोज किया, ठीक है। क्लियर, शॉर्ट में ध्यान देगा। सनशाइन, अभी केस लो आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए ध्यान रखना। और ये चैप्टर मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में आपको, ये चैप्टर आपको करीब करीब एग्जाम में 7 से 8 मार्क्स तो देगा ही देगा, एवरेजली। हाँ, मतलब कभी 10 मार्क्स देता है, कभी 5 मार्क्स देता है, पर पिछले 4-5 अटेम्प्ट से ये आपको करीब करीब 7 से 8 मार्क्स का एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। खैर, तो अगस्त 2015 में बोर्ड मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने क्या किया? 20% डिविडेंड प्रपोज किया अगस्त में। सितंबर में AGM होने वाली थी, उसके पहले, अच्छा AGM भी कब होने वाली थी? 30 सितंबर को AGM है, बट कंपनी ने 25 सितंबर को ही क्या कर दिया? डिविडेंड विड्रॉ कर लिया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर केस लॉ लिखना पड़ेगा आपको। मैं फिर से बताता हूं, एक कंपनी सनशाइन एक्सपोर्ट लिमिटेड, उस कंपनी ने कितना डिविडेंड प्रपोज किया AGM में, बोर्ड मीटिंग में? 20% की बांटेगी। कहां बांटेगी? AGM में 30 तारीख के सितंबर को। लेकिन उसके 5 दिन पहले 25 सितंबर को डिविडेंड क्या कर दिया? बोर्ड ने विड्रॉ कर दिया, ये बोल के ये कंपनी को प्रॉफिट नहीं है, एंड सिंस द कंपनी इज नॉट हैविंग प्रॉफिट, कंपनी इज गोइंग टू लॉसेस, कंपनी डिविडेंड नहीं बांटेगी। और जब AGM आया तो डिविडेंड की बात नहीं हुई। मेंबर्स बहुत खफा हो गए, बहुत चिल्लाने लग गए। मेंबर्स में से कुछ मेंबर ने आपके पास आए, आप CS हो,
आपसे क्या लेने आए वो? ओपिनियन, कि क्या कंपनी पे केस कर सकते हैं क्या। उनका मानना है कि सर कंपनी ने झूठ किया, धोखा दिया, पहले प्रपोज किया फिर बोलते नहीं देते। क्या कंपनी ने धोखा दिया है? आर दे प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ शेयर होल्डर्स? दे आर सेइंग दैट दे विल पे एंड देन नाउ दे आर नॉट पेइंग। आर द कंपनीज डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल? इज द कंपनी रॉन्ग? व्हाट इज योर आंसर? एंड द आंसर शुड बी यस। नहीं होगा, नो होगा। कंपनी रॉन्ग नहीं है। क्या बताया मैंने आपको? क्या बताया? ठीक है, यहां पे ध्यान देंगे। इट इज सेड वंस डिक्लेयर्ड बिकम अ डेट। जिस दिन एजीएम क्या होगा उस दिन मेंबर्स जिस दिन हाँ बोलेंगे तब डेट बनेगा। और डेट मतलब कर्ज, उसके बाद देना कंपलसरी है। उसके पहले अगर विड्रॉ करते हैं बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, कोई गलत नहीं किया कंपनी ने। आपको बुरा लग रहा है, ये आपका प्रॉब्लम है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी इज परफेक्टली ऑल राइट। कंपनी ने बिल्कुल सही किया लॉ फॉलो करते हुए। तो व्हाट यू राइट? First of all, you write, no, the company is not at all guilty on their part, as the right to withdraw dividend is always allowed before declaration. And then you write paragraph 2, as per the provisions of Companies Act 13 and this in blah blah blah, पूरा समझाइए पहले कि what is loss is. And then last point में लिखेंगे, and therefore in the above case ऐसा सा हुआ। ठीक है, I'll tell you how to write case laws in my next lectures, क्योंकि मैं केस लॉ बताता हूँ लिखने। आपको शायद पता भी कि एग्जाम में आपको करीब करीब 70 मार्क के केस लॉ आते हैं। ऑब्वियसली आप बच्चों वाला पेपर तो दे नहीं रहे हो कि व्हाट इज डिविडेंड, राइट इन डिटेल, 10 मार्क। बीकॉम ऐसे ही होता है। ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं आने वाले, ट्रस्ट मी, फालतू क्वेश्चन नहीं आने वाले। रादर ऐसे उल्टा घुमा के आएंगे, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। केस लॉ क्वेश्चन आएंगे आपको ज्यादा। एंड मेरी खासियत यही है कि मैं आपको केस लॉज बहुत कराऊंगा, बट देन धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, डेमो आप देख रहे हो कैसा केस लॉ आ सकता है, और हमने पढ़ा उसको। राइट, चौथा आखिरी पॉइंट, शेयर होल्डर्स कैन नॉट इंक्रीज। अब उनको बुरा लग गया मेंबर्स को कि डिविडेंड कम बांट रहे, तो वो क्या कर सकते, चाहे तो क्या कर सकते, डिविडेंड डिक्रीज कर सकते, दे कैन रिड्यूस, बट दे कैन नॉट इंक्रीज। अगर उनको डिविडेंड पसंद नहीं आ रहा है, जैसे लेट्स एग्जांपल के लिए 2013 में कंपनी बांटती थी डिविडेंड 20%, 14 में बांटी थी 20%, 15 में बांटी थी 25%, और 2016 चल रहा है। दे वर एक्सपेक्टिंग कितना मिलेगा इस साल? समझे आप समझ रहे हैं ना? 20% 2013 में, 20% 2014 में, 25% 2015 में। हाउ मच दे वर एक्सपेक्टिंग दिस ईयर? एटलीस्ट 25%। जब 20-20-25 मिल रहा है तो इस साल 25 मिलेगा। पर कंपनी बांटती कितना परसेंट? 15%। कंपनी ने प्रपोज किया 15%। मेंबर नाराज, सर क्या तरीका है ये? व्हाट इज दिस? Last year you paid 25%, before that you were paying 20%, so there is a every time increment, and this time you are giving directly 15%. So ये तो बहुत गलत है सर। We need how much? 30%, or at least give us how much? 25%. They are expecting at least 25%. Board is saying how much? 15%. What is the answer? Can they make it 25%? They can't even make it 15.5. 25 तो बहुत दूर की बात है सर। 15.5 भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी कौन चलाता है? शेयर होल्डर्स की डायरेक्टर्स। दिन रात कंपनी मेहनत कौन करता है? डायरेक्टर्स। उनको पता है कंपनी में पैसे नहीं है, दे नोज बेटर। पैसा कंपनी में नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा, 15% के ऊपर नहीं मिलेगा। चाहिए तो रखो, जाओ यहां से। मैं बोलता ठीक है सर, नहीं होना हमको कुछ भी। हाँ तो अच्छी बात है ना। किसको दिखा रहा है एटीट्यूड? नहीं होना तो किसको दिखा रहा है एटीट्यूड? कंपनी को। किसका फायदा है? बताओ किसका फायदा है? इफ द कंपनी विल नॉट पे डिविडेंड, किसका फायदा है? पहले कंपनी का फायदा है, और अल्टीमेटली किसका फायदा है पता है आपको? शेयर होल्डर का भी फायदा है। इफ कंपनी विल नॉट पे डिविडेंड, कंपनी विल यूज दैट अमाउंट इन द बिजनेस, जिससे कंपनी का पैसा बिजनेस में लगेगा, कंपनी और ग्रो करेगी, और कंपनी का जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है ना वो और ग्रो होगा, रिजर्व बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा। अरे भाई किसका फायदा है? शेयर होल्डर का। तो इफ यू आर नॉट टेकिंग डिविडेंड, इट्स ओनली बेटर फॉर यू, प्लीज अंडरस्टैंड। लोगों को एक भ्रम है दिमाग में, मिथ है कि डिविडेंड बांटना मतलब कंपनी बांटती है। अरे भाई कंपनी अपने जेब से कुछ नहीं बांटती, आप ही के पैसों से बांटती है। अगर आप डिविडेंड नहीं लेंगे तो फायदा किसका होगा पता है आपको? शेयर होल्डर का ही होगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में किसका फायदा होगा? फिलहाल कंपनी का, क्योंकि वो पैसा कंपनी बिजनेस में यूज करेगी। तो ये 4 पॉइंट आप ध्यान देंगे। रिकमेंड बाय बोर्ड, पेड बाय, डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर। रिकमेंड बाय बोर्ड, डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर, वंस डिक्लेयर्ड बिकम अ डेट। एंड चौथा पॉइंट,
कि अगर उनको लगता है डिविडेंड कम मिल रहा है, दे कांट इंक्रीज इट, दे कैन रिड्यूस इट बट दे कांट इंक्रीज द डिविडेंड, राइट। ये हो गया 3-4 पॉइंट आपके फाइनल डिविडेंड के। व्हाट अबाउट इंटरिम डिविडेंड? आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, पेड बिटवीन 2 AGM, प्रपोज्ड बाय बोर्ड, डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड। बहुत बड़ी बात है, प्रपोज भी बोर्ड करेगा, डिक्लेयर भी बोर्ड करेगा। इसके लिए एग्जांपल एक समझ में आप अब लिख लो, मैं जो बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, शायद आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा मैं क्या बता। एग्जांपल के लिए ये टेबल बना रहा हूं मैं, उतना अच्छा डायग्राम वगैरह नहीं बनाता, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको मैं क्या बना रहा हूं, ठीक है। हाँ, ये क्या बनाया मैंने अभी, देखो, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। हाँ, प्रपोज कौन करेगा, डिक्लेयर कौन करेगा, बहुत आसान है। हाँ, तो देखिए, हाँ, फाइनल डिविडेंड प्रपोज कौन करता है, बीओडी। हु प्रपोज इंटरिम डिविडेंड, बीओडी, वेरी सिंपल। फाइनल भी प्रपोज कौन करेगा, बीओडी, इंटरिम भी प्रपोज करेगा बीओडी, बट फाइनल डिक्लेयर कौन करेगा, मेंबर्स इन एजीएम। जबकि हु विल डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड, बीओडी। यानी बहुत अच्छा सा बॉक्स समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से कि डिविडेंड फाइनल है या इंटरिम है, ये प्रपोज कौन करेगा, डिक्लेयर कौन करेगा। तो प्रपोज करने के लिए फाइनल हो या इंटरिम हो, प्रपोज कौन करेगा, बोर्ड। फाइनल हो या इंटरिम हो, प्रपोज करेगा बोर्ड, बट डिक्लेयर करने की बात आई तो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करेगा मेंबर्स, वो भी किसमें, एजीएम में, वो भी किसमें, ठीक है ना, एजीएम में, एजीएम में। जबकि हु विल डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड, बोर्ड, मतलब बोर्ड हर तरफ छाया हुआ है। और सही बात भी है, जब बात पैसे देने की आ रही है ना, तो बोर्ड ही पावर लेगा, क्योंकि मेंबर से पूछूंगा ना मैं, तो मेंबर तो हाँ ही बोलेंगे। मैं मेंबर से बहुत कम पूछ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कौन हाँ प्रूव करे, बोर्ड। तो ये टेबल बहुत अच्छा सा है, इसको आप पॉज करके लिख लेना बाद में, ठीक है ना, मैं रुकूंगा नहीं आपके लिए, यहाँ पे अपन आगे पढ़ेंगे। whenever you want to write down this table, you can just pause this lecture, you can note down the table and you can continue with this, ठीक है। चलिए, if company incur losses in financial year, dividend shall not be declared at the rate higher than average dividend in last 3 financial year। इस साल कंपनी को लॉस है, इस साल कंपनी को लॉस है, पर फिर भी बांटना है तो कंपनी बांट सकती है, लेकिन कंपनी बांटेगी वो रेट से जो लास्ट 3 साल का एवरेज रेट रहेगा, उसका एवरेज, मतलब 3 साल का जो रेट है उसको पकड़ के डिवाइड बाय 3 करेंगे, एवरेज आएगा, उसका आप बांट सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ कंपनी incur losses in financial year, this financial year, dividend can be paid, but then not at the rate higher than average dividend rate of last 3 years। एग्जाम्पल चाहिए आपको, समझना है, एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते एक बारी, लेट्स से 2000 क्या हो गया इसको, अलग अलग टेक्नोलॉजी है भाई, थोड़ा टाइम लगता है। 2014 में, सॉरी पहले 13 ले लेते हैं, 13 में डिविडेंड बांटा था 15%, 14 में बांटा था 20% और 15 में बांटा था कितना लेंगे अपन भैया, कितना ले 10%, ठीक, एग्जांपल लेता हूं। अब 16 में बांटने की इच्छा है एंड दे वांट टू पे 16%, कैन दे पे और नो। 13 में 15%, 14 में 20%, 15 में 10%, 16 में कंपनी को लॉसेस है, फिर भी बांटना चाहती है, पुराने प्रॉफिट्स को संभाल के रखे हुए थे, एंड दे वांट टू पे हाउ मच, 16%, कैन दे पे, यस और नो। सो इट डिपेंड्स ऑन लास्ट 3 years प्रॉफिट डिविडेंड, 15%, 20%, 10%। नाउ टेल मी कितना एवरेज आता है, 15% और 20% कितना हो गया, 435 एंड 10% 45, 45% बांटा है लास्ट 3 साल में, डिवाइड बाय 3, व्हाट इज द एवरेज, 15%, मतलब कितना बांट सकती है मैक्सिमम, 15, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, 16%, आंसर है नो। समझ में आया आपको, मतलब आप देख रहे हो मैं जो बता रहा हूं ये कैसा बन सकता है आपके लिए, यस। वो जो क्वेश्चन है ना, सनशाइन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड हैज नो प्रॉफिट दिस ईयर, ऐसा तो सुन लो अच्छे से, सनशाइन एक्सपोर्ट लिमिटेड हैज नो प्रॉफिट दिस ईयर बट द कंपनी वांट टू डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 16% पर एनम। द प्रीवियस डिविडेंड पेड बाय द कंपनी वर 13 में, ये मतलब मैं जो लिखा हूं यहाँ पे वो सब क्या करेंगे, वो लोग क्वेश्चन में इंग्लिश बना के दे देंगे, एंड दे विल से कि द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 3 डिविडेंड्स लाइक दिस, 13, 15% और 20% वगैरह,
they want to pay 16%. Advisor of company, advise the company, can they pay 16%? And you can say, obviously yes. फिर मार्क्स कितने मिलेंगे? Obviously no. इसलिए ढंग से सोच के लिखना. And how will you write answer? First of all, the answer would be no. The company cannot pay the dividend more than 15% as the average of past 3 years profit is 15%. ये पहला लाइन आपका रहेगा. Then paragraph 2, theory बताओगे. कौन सी वाली? Provision वाली. As per the provision of company act ऐसा था, ये law में लिखा हुआ है, ऐसा वैसा वैसा वैसा. And last paragraph में will prove conclusion देंगे अपना कि hence ऐसा हुआ था, मैं अपना आंसर दिख रहा हूँ. तो दिस इज हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. ठीक है ना. तो ये एक एग्जांपल आप देख सकते थे. ठीक, चलिए ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको. आई गेस ये बहुत बच्चों वाली बात है. मतलब प्रेफरेंस शेयर बचपन से आप 11 12 से अगर आप कॉमर्स से आ रहे होंगे तो ये बहुत बेसिक पढ़ रहे हो. प्रेफरेंस शेयर को क्या मिलता है? 2 प्रेफरेंसेस. कौन से? पहला, जब भी कंपनी क्या बांटेगी डिविडेंड, पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को. तो इसलिए ये सब बातें बहुत बच्चों वाली है. दे हैव अ प्रेफरेंशियल राइट टू पे डिविडेंड, गेट डिविडेंड. ठीक है. फिक्स्ड अमाउंट मिलती है या फिर फिक्स रेट में मिलता है. मतलब ये कुछ बातें नहीं पढ़ाने लायक है. एग्जीक्यूटिव कोर्स में वी हैव सो मच गुड थिंग्स टू रीड. ठीक है, या स्टडी, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे. क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव होता है. ठीक है, ये सब बातें दी हुई है. एंड इनको कब मिलता है पैसा? ओनली आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है. दे ऑल्सो गेट अ हायर डिविडेंड. मतलब अगर पैसा सब कुछ बांटेगा तो और बच गया तो ज्यादा भी मिल सकता है, बट अगर नहीं बचा तो कम भी मिल सकता है. तो ज्यादा या कम डिपेंड कर सकता है इस पॉइंट पे. इसलिए ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, ज्यादा उसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं है. तो ये स्लाइड आपके सामने में है, ये भी आप नोट कर रहे हो. नोट्स भी आपको मिलेंगे, पीपीटी भी है सामने में. यू कैन पॉज इट एंड यू कैन नोट डाउन. बट देन आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच. ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो. मेरे पास अच्छी बातें पढ़ाने के लिए मैं जो पढ़ाऊंगा आपको. राइट, आगे बढ़ते हैं. मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, रिस्ट्रिक्शन. सेक्शन 123. ठीक है, सेक्शन 123 इट टॉक्स अबाउट रिस्ट्रिक्शन. और ये आपको मैंने पढ़ा दिया अभी पिछले हाफ एन आवर का जो लेक्चर आपका हो गया है उसमें मैंने आपको कवर करा दिया है. एक बार फिर से देख लेते हैं. क्या बोला क्लियरली? मस्ट बी पेड. मस्ट पे ध्यान देंगे. मे वे नहीं है. कंपनी मे पे. मे का मतलब क्या होता है? कंपनी पे कर सकती है. मे मतलब महीना वाला मे नहीं सर. अप्रैल के बाद मे आता है सर, नहीं वो मे नहीं, इंग्लिश वाला मे है ना. कंपनी मे पे ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स. वो भी कब? आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, सेटिंग ऑफ व्हाट? लॉसेस. तो ये सब बातें वहां पे लिखी हुई है. दूसरा, कैन बी पेड आउट ऑफ रिजर्व्स. हाँ, रिजर्व्स बनाकर पैसे मत पे करना डिविडेंड के लिए. हाँ, अगर फ्री रिजर्व है तो बात मान सकते हैं, बट अदरवाइज यू कांट यूज द मनी ऑफ रिजर्व्स फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड. एंड सबसे बड़ी बात, ओनली पेड इन कैश, नॉट इन काइंड. नॉट इन काइंड मतलब अब जैसे एग्जांपल ये जो था आपका यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एग्जांपल सबसे पहला वाला, ये वाला बंदे का, राजू ने जब शेयर लिए थे, ही विल गेट डिविडेंड ऑफ 10%. 8,000, 10,000, 8,000. बट 8,000 कैसे मिलेगा उसको? विल आई सेंड अ मोबाइल फोन ऑफ 8,000 रुपीज टू द शेयर होल्डर? ये राजू भाई देख, तू को वैसे भी तेको 8,000 रुपये देने वाला था मैं, फिर तू जाके 8,000 रुपये का क्या लेने वाला था? मोबाइल फोन. मैं तेको भेज देता हूँ. फिर दूसरा कोई बंदा था शेयर होल्डर, उसको लेना था घर में बर्तन मंडी, है ना, वो लेना था बर्तन मंडी, कुछ वो कढ़ाई, नॉन स्टिक तवा. अब मैंने भेज दिया उसको. फिर अभी गर्मी मौसम आ रही है, समवन वांटेड टू परचेस कूलर, मतलब हमारा कूलर ले जाओ. सर क्या धंधा कर रहे हो सर? ऐसा होता है क्या? आप क्या देंगे सबको? कैश देंगे. ऐसा काइंड वाइंड नहीं देंगे. और काइंड मतलब, अच्छा सर फिर ऐसा कर सकते क्या? कैन वी गिव देम शेयर्स, एक्स्ट्रा शेयर्स? 8,000 रुपए के शेयर दे सकते क्या? नहीं. नहीं मतलब नहीं, ना शेयर नहीं, मोबाइल फोन नहीं, बर्तन भांडे नहीं, कूलर नहीं, कुछ नहीं. सिर्फ क्या देंगे? कैश. सर चेक चलता क्या? अरे बाबा, कैश मतलब चेक ना चलता है. एनीथिंग विच इज इक्विवेलेंट टू मनी, लिक्विड मनी चलेगा, कैश चेक चलेगा, डिमांड ड्राफ्ट चलेगा, नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर दिया उसके अकाउंट में चलेगा. पैसा ही देंगे, पैसे के बदले में कोई चीज नहीं देंगे. क्लियर ही है? बहुत अच्छा सा केस ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो. ठीक है, आसान है. एंड एक केस भी हमारे फेमस सा केस है, रघुनंदन न्योतिया वाला. ठीक है, वो केस एक बार आप पढ़ सकते हो, स्वदेशी क्लॉथ भंडार, मतलब उसका केस है. ठीक है ना. खैर चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हेन पेएबल. अब आता है हमारा मेन टॉपिक, व्हेन पेएबल. डिविडेंड कब पे करना चाहिए? डिविडेंड पे प्रपोज कहां होता है? बोर्ड में. डिक्लेयर कहां होता है? एजीएम में. अब बात आती है, एजीएम में डिक्लेयर हो गया, जैसे डिक्लेयर हो गया, पे कब होगा? वो एजीएम के बाद. कब से भाई? नेक्स्ट डे पे हो जाएगा. एग्जांपल आपको याद है ना, अभी यहां पे बनाया था मैंने, देखो थोड़ा सा. अरे यार ये क्या चलते रहता है.
हाँ मिट गया, ठीक है। खैर एग्जाम्पल आपको याद है यहाँ पे, ये रहा देखो, 30 अगस्त को कंपनी ने बोर्ड मीटिंग में प्रपोज किया, 30 सितंबर को कंपनी ने एजीएम में डिक्लेयर किया। अब क्वेश्चन ये है कि वंस इट इज डिक्लेयर्ड इन एजीएम, ये पे कब होगा? 30 तारीख के बाद 1 सितंबर को, अक्टूबर को एक दिन में पे हो जाएगा क्या? तो आप बोलता है नहीं, तो मैं यही पेन को यूज करता हूं यहां से कंटिन्यू करके। तो आप बोलते हैं कि इट इज टू बी पेड बिफोर 29 अक्टूबर। कैसे आया सर 29 अक्टूबर? सर ये क्या तरीका है? यहां तक क्या होगा? पेबल, क्योंकि कितने दिन आते हैं यहां से? ये आते हैं 30 डेज। 30 सितंबर से 29 अक्टूबर, 30 दिन के अंदर आप क्या करेंगे? डिविडेंड लोगों तक पहुंचवाएंगे। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है ये एग्जांपल? 30 अगस्त को प्रपोज किया, एक महीने बाद कंपनी ने एजीएम में डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करते बराबर विद इन 30 डेज आप क्या करेंगे? लोगों के अकाउंट तक पहुंचाएंगे। आप पढ़ लो, डाउट भी नहीं बचता पढ़ने के लिए, ठीक है ना? क्या बोला है? डिविडेंड हैज टू बी पेड विद इन 30 डेज। 30 डेज कहां से? ऑब्वियसली नो नीड टू से, बट देन कहां से? एजीएम के डेट से, ठीक है। पोस्टिंग ऑफ डिविडेंड वारंट इज इंपॉर्टेंट। डीम्ड एज पेमेंट, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग केस है। पोस्टिंग ऑफ डिविडेंड वारंट विद इन 30 डेज डीम्ड टू बी पेड, मतलब मैंने अगर शेयर होल्डर के घर पे क्या भेजा? चेक भेजा। जैसे राजू के घर में मैंने 8,000 रुपए का चेक भेज दिया। कब भेज दिया मैंने चेक? मैंने भेजा 15 अक्टूबर को। चलेगा क्या? 30 सितंबर की एजीएम थी, मैंने भेजा 15 अक्टूबर को। चलेगा? चलेगा। पर राजू ने क्या किया? चेक लिया, पढ़ा और ड्रॉवर में रख दिया, ड्रॉवर के अंदर में, भूल के डालना बैंक में। बॉक्स को बाद में बड़ा मालूम पड़ा 2-3 महीने बाद। अब 3 महीने बाद मालूम पड़ेगा तो 3 महीने तक तो चेक क्या हो जाता है? स्टेल। वी हैव अ एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अकॉर्डिंग टू दैट चेक बन गया स्टेल। अब वो भी नहीं हो रहा है, अब क्या करे? तो उसने नया चेक बुलवाया, फिर नया चेक आया, फिर डाला उसने। बट इस सब प्रोसेस में कितना टाइम लग गया? 6 मंथ्स लग गए। एंड देन ही इज ब्लेमिंग द कंपनी, सर 30 दिन बोला था, 6 महीने हो गए। अरे बेवकूफ, 30 दिन किसने? कंपनी तो दिए थे ना, तूने नहीं डाला, तेरी गलती है। कंपनी गलत कैसे हुई? इट इज कॉल्ड पोस्टिंग ऑफ डिविडेंड वारंट। मैंने डिविडेंड वारंट भेजा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप क्लियर करो, नहीं करो, जल्दी करो, बाद में करो, ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा मतलब कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है। राइट? बहुत इंपॉर्टेंट। हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, डिविडेंड नॉट टू बी पेड विद इन 30 डेज। ऐसे कौन से हालात है जब डिविडेंड अगर 30 दिन में पे नहीं किया गया तो भी चलबे? ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है जब डिविडेंड नहीं पे किया गया तो 30 दिन तक के चलबे, ठीक है? ए चलबे, ए ना चलबे नहीं, ए चलबे। 30 दिन में पे नहीं किया तो डिविडेंड चलता है। कब? 5 कहानियां हैं, मनोहर कहानियां नहीं है, 5 छोटी छोटी कहानियां हैं, ठीक है ना? हाँ, कौन सी कहानी है? 5। पहला, रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब कोई लॉ बीच में टांग अड़ाता है। कोई लॉ मतलब कौन सा लॉ? मैं लिख देता हूं वहां पे। जैसे एग्जांपल, किसी बंदे की क्या हो गई? डेथ, या फिर ही बिकम इंसॉल्वेंट, या फिर अगर वो कौन है? फॉरेनर। 3 वर्ड लिखे हैं मैंने। डेथ होने पर वी हैव अ इंडियन सक्सेशन एक्ट, एज पर दैट उनका सक्सेसर कौन होगा वो सब बातें यहाँ पे कवर होगी। इंसॉल्वेंसी में आपको पता होगा कि इंसॉल्वेंसी में इंसॉल्वेंट होने के बाद द पर्सन डजंट गेट द राइट ऑफ डिविडेंड, ही इज ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर विल गेट द डिविडेंड। एंड वो बंदा कौन होगा? जिसका नाम कौन बताएगा? कोर्ट बताएगा। कोर्ट जब बताएगा तब बताएगा, तब तक के डिविडेंड पे नहीं होगा। और जैसा फॉरेनर, अगर शेयर होल्डर फॉरेनर है तो आप लोग पढ़ते हो, आपके ग्रुप 1 में एक सब्जेक्ट भी है ECL, उस पर टॉपिक है फेमा, और फेमा के मुताबिक यू हैव टू टेक अ प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI, रिपाट्रिएशन, नॉन रिपाट्रिएशन सुना होगा आपने। अगर बंदा इन्वेस्ट करता शेयर्स में तो उसको डिविडेंड पैसा मिलेगा जरूर, बट कैन ही टेक आउट ऑफ इंडिया दैट फॉरेन करेंसी? ही हैज टू टेक अप्रूवल ऑफ फेमा एंड RBI, एंड ऑल दिस थिंग टेक्स टाइम। इन तीनों हालातों में डिविडेंड पे करना विद इन 30 डेज जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना? तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शन एंड इज नॉट कंप्लाइड, मतलब शेयर होल्डर ने कोई बताया था कंपनी को कि ऐसा ऐसा फॉलो करना है और उसने खुद ही ने वो फॉलो नहीं किया कभी, कंपनी शेयर होल्डर ने भी और कंपनी ने भी। डायरेक्शन पहले खुद ही दिया था कि मैं जैसे बताऊंगा वैसा करना, बाद में बताया नहीं तो कंपनी ने किया नहीं कुछ, गलती कंपनी की नहीं है। 30 दिन में पे करना जरूरी नहीं है। तीसरा तो बहुत आसान है, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव डिविडेंड।
जैसे कि कोई 2 शेयर होल्डर थे, ऐसा नहीं रहता, मैं शेयर होल्डर एक था, बेचारे की डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद द शेयर विल गो टू हुम, हिज लीगल हेयर्स, नॉमिनीज। पर मान लो नॉमिनी नहीं है और लीगल हेयर में उसके बाद 3-4 लोगों के नाम लिखे हुए, तो हु विल गेट डिविडेंड? 3-4 लोगों में से डिस्प्यूट चल रहा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो आप बोलता है सर ये कोर्ट में केस जाएगा, जो कोर्ट में केस जीतेगा, जैसे एक फादर है, एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, एग्जाम्पल देता हूँ, एक फादर है जिनकी एज 70-80 ईयर्स की थी, इनके पास बहुत सारे शेयर्स है कंपनी के, एंड ही डाइड सडनली, मतलब विल भी नहीं बनाए, वसीयत नहीं बनाए, वह उसके पहले मर गए। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि डेथ होने के बाद क्या हुआ, जैसे उनकी डेथ हुई, दिक्कत क्या हुई कि शेयर्स किसको आएंगे? उनके बेटों को। उनके 4 बेटे, और चारों बेटे क्या मांग रहे? शेयर का हिस्सा, चारों बेटे मांग रहे। आपस में सुलझा लेते तो बात खत्म हो जाती, बट दे आर नॉट इवन टॉकिंग इन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दे आर टॉकिंग इन कोर्ट। कोर्ट चले गए वो डिस्प्यूट करने के लिए। तो आप बोलता ठीक है कोर्ट आ जाओ, कोर्ट पहुंचे, केस हुआ और 4-5 महीने केस चलेगा, फिर बाद में मालूम पड़ेगा बड़ा भाई जीता, छोटा भाई जीता। अरे बट तब तक की कंपनी डिविडेंड किसको पे करेगी? बड़े भाई को? नहीं, किसी को पे नहीं करेगी। कंपनी पे करेगी उस बंदे को जो बंदा कोर्ट में केस जीतेगा। जब तक कि कंपनी कोर्ट में केस जजमेंट नहीं आता, कंपनी पे नहीं करेगी। फिर क्यों नहीं? 30 डेज खत्म हो जाते, कंपनी की गलती नहीं है। ठीक है। चौथा, लॉफुली एडजस्टेड अगेंस्ट सम ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर। हाँ, ये बहुत अच्छा केस है, लॉफुली एडजस्टेड अगेंस्ट सम ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर। जैसे एग्जाम्पल, ये केस आपको याद होगा सबको। देखो सबसे टॉप वाला पहला राजू वाला, देखो अभी इसको मॉडिफाई करता हूं मैं। राजू के पास 1000 शेयर है, 100 रुपए के, 1 लाख के। कंपनी में उससे कितने रुपए पे किए? 80। अब क्वेश्चन आता है 80 पे क्यों किए उसने? 2 बातें हो सकती है, ये तो कंपनी ने कॉल ही कितना किया होगा? 80, बचे 20 अनकॉल्ड होंगे। बट ऐसा भी हो सकता है कंपनी ने कॉल कितना किया होगा? 100, एंड हाउ मच राजू पेड? 80, मतलब 20 रुपीज क्या है? कॉल्स इन अरियर्स। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है आपको? 2 टाइप के पैसे हो सकते हैं, या तो 20 रुपए कौन से होंगे? जो पे नहीं किए गए, बुलाए नहीं थे, रिजर्व कैपिटल। या तो रिजर्व कैपिटल होगा जो बुलाया नहीं किया, या तो फिर क्या होगा? अनकॉल्ड होगा जो बुलाने वाले हैं। जब कंपनी बुलाई नहीं है पैसा, तो राजू पे करेगा क्या? नहीं, पहला पॉइंट। बट ये कहानी नहीं है मेरी कहानी दूसरी है। कौन सी वाली? कंपनी ने 100 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 100 रुपए पूरे कॉल किए थे, राजू ने कितने पे किए? 80 रुपीज। बचे हुए 20 रुपीज का अमाउंट जो था राजू ने पे नहीं किया। कॉल सिनेरियो, सेकेंड कॉल या फर्स्ट कॉल जो भी बोलो आप, ऐसा था। यानी हाउ मच ही इज सपोज टू पे टू कंपनी? 1 लाख। हाउ मच ही पेड? 80,000 रुपीज। उसको अभी भी 20,000 कंपनी को भरने हैं। अब कई लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलने वाला हूं। राजू को कितने देने कंपनी को? 20,000 कॉल मनी के। कंपनी कितना डिविडेंड पे करेगी उसको? 8,000। आर यू सीरियस? विल कंपनी पे हिम 8,000 रुपीज? कंपनी बताए उसको क्या भेजेगी? कितना मजा आएगा? तो सोचो, राजू को बेचारे को लग रहा है कंपनी क्या बांट रही है? डिविडेंड। कितना? 10%। बेचारे ने घर पे बैठे बैठे क्या कर लिया होगा? प्लान किया होगा कि मेरे पास 80,000 के शेयर है, 10% 8,000 मिलेगा। वो भी कौन से महीने में? अक्टूबर महीने में, जब दिवाली वाली आती है। यानी ही थॉट कि चलो मैं दिवाली में 8,000 रुपए में क्या करूँगा? कोई शॉपिंग करूंगा, दीवार को घर के पूरे उसको पेंट वेंट कर लूंगा। बहुत प्लान किया बेचारे राजू ने। और उसके बाद में उसके घर पे लेटर आया, एक लेटर क्या आया था? डियर राजू, वी आर हैप्पी दैट यू आर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, एंड द कंपनी इज वेरी हैप्पी टू अनाउंस या प्रपोज या पे डिविडेंड ऑफ 8,000 शेयर्स, मतलब 80,000 रुपीज पर 10,000, दैट इज 8,000 रुपीज कंपनी डिविडेंड पे करने के लिए बहुत आप खुश है। कंपनी इज वेरी हैप्पी। एंड आगे लाइन लिखी होगी, एंड देयरफॉर यू आर रिक्वायर्ड या यू आर रिक्वेस्टेड टू पे 12,000। अब राजू दिमाग खराब सोच रहा है, यार ये क्या लिख रही है कंपनी? 8,000 देने के लिए कंपनी खुश है बोलती है, और बोलती है यू आर रिक्वायर्ड टू पे 12,000। समझ में नहीं आ राजू को, क्या कंपनी दे रही है 8,000 कि मांग रही है 12,000? नीचे में लिखा था फॉर्मूला। क्या लिखा था फॉर्मूला? देख भाई, तेरे को देने थे मुझे 20,000, मुझे तेरे को देने थे 8,000, तेरे 8,000 कट गए। अब एक काम कर, 20 तो मत दे तू मुझे, 20 में तेरे 8 तो मैंने काट लिए, तू 12 निकाल। राजू को लगा था मुझे 8 मिलेंगे, बेचारे को 12,000 देने की लेटर आई है। पेंटिंग वेंटिंग बाजू रह गई, पेंटिंग कुछ नहीं, चूना लगाना था, चूना लग गया, घर को चूना लगाना था, उसको चूना लग गया। अब कंपनी उससे 12,000 लेगी। अब मुझे बताइए, जो भी कंपनी ने किया इलीगल था? लॉ पॉइंट क्या बोलता है? सुनो अच्छे से। लॉ बोलता है वॉट एवर कंपनी डिड, कंपनी हैव लॉफुली एडजस्टेड अगेंस्ट सम ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर। लॉफुली एडजस्टेड,
ऐसा भी नहीं चोरी चकारी करके एडजस्ट किया है, लीगली लॉफुली एडजस्ट किया है तरीके से, ठीक है ना। और पांचवा पॉइंट, सबसे आखिरी वाला पॉइंट जो कि बहुत आसान है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कौन सा वाला, फेलियर टू पोस्ट वारंट नॉट ड्यू टू डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी। डिविडेंड वारंट नहीं पे करना किसकी गलती थी, कंपनी की गलती नहीं है। कंपनी ने पोस्ट किया था, बट पोस्टमैन है ना, डाकिया डाक लेके आता है, तो डाकिया डाक लेके पहुंचा ही नहीं। जो लेटर होता है डिविडेंड का, वारंट का जो चेक होता है, वो पोस्टमैन लेके पहुंचा ही नहीं। वो पहुंचा कहां पे पोस्टमैन, एक महीने बाद। बट कंपनी कैन प्रूव as per records that company has sent the letter on 30 September or you can say 5th October या 10th October। मतलब कंपनी ने बराबर 30 दिन पहले डिविडेंड वारंट क्या कर चुकी थी, पोस्ट भेज चुकी थी। मिला नहीं, ये किसकी गलती है, या तो कुरियर वालों की, या तो फिर जो मैंने बताया आपको किसके, पोस्टमैन की, या कोई और रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन गलत कंपनी नहीं है। लास्ट लाइन फिर से पढ़ लीजिएगा, फेलियर टू पोस्ट वारंट नॉट ड्यू टू डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी। जो भी कुछ हुआ उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, कंपनी जिम्मेदार नहीं है, कोई और जिम्मेदार है। तो ये 5 सूरतों में, ये 5 कहानियों में डिविडेंड वारंट या डिविडेंड 30 दिन में पे करना कंपल्सरी नहीं है, अदरवाइज 30 दिन में पे करना कंपल्सरी है। समझे 5 पॉइंट कौन से वाले, पहला ऑपरेशन ऑफ लॉ, मैंने एग्जांपल लिखे भी हुए हैं, डेथ होने पर, इंसॉल्वेंसी होने पर। दूसरा, शेयर होल्डर ने क्या दिया था कंपनी को, डायरेक्शन दिए थे कि आप ऐसा ऐसा पे करिए, ऐसा हुआ नहीं। पॉइंट नंबर 2। थर्ड पॉइंट, देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द राइट टू टेक डिविडेंड शेयर्स, ठीक है, डिविडेंड किसको मिलना चाहिए, बहुत सारी बातें होती है इसमें, है ना। जैसे मैं आपको और बताऊंगा जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। ये सब एक डेमो लेक्चर था, इसलिए आप समझ रहे हो, मतलब आप इससे देख सकते हो कि मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ, इससे और बातें आगे पढ़ेंगे। लॉफुल एडजस्ट का एग्जांपल बहुत अच्छा था, राजू वाला, ध्यान आपको होगा, ठीक है। और 5वां, फेलियर टू पोस्ट वारंट वाज नॉट ऑन द डिफॉल्ट ऑफ कंपनी, राइट। तो ये 5 कहानियां मैंने आपको बताई। सो व्हाट वी कवर्ड इन लास्ट 1 आवर, फटाफट ध्यान दो। सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, व्हाट इज द